Hello to all, welcome back to the channel. Yes, we are studying chapter 6 manufacturing industry of class 10. So now what topic we are going to discuss? Classification of industries. Yes, हमने इंडस्ट्री क्या होती है ये समझ लिया था और इंडस्ट्री कैसे रन होती है, क्या साइकिल होती है, लोकेशन कैसी होनी चाहिए इंडस्ट्री की, कंट्रीब्यूशन क्या करती है ये नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्री, क्या प्लेस है इनकी, क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने पढ़ लिया था. अब जो है वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. यस, लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट यू यूज़ इन योर डेली लाइफ. आप बताइए आप क्या क्या चीज़ें जो है अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट. आप बहुत से नाम होंगे आपको, बट इसमें देख लेते हैं क्या कह रहे हैं. जैसे ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन एंड सो ऑन. If we classify the various industries based on a particular criterion, then we would be able to understand their manufacturing better. Industries may be classified as follows. कह रहे हैं अगर हम इसकी अलग अलग कैटेगरी में समझें कि क्या चीज़ कौन सी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है तो हमारे अच्छे से समझ में आएगा. तो यहाँ पे बता रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड. कुछ इंडस्ट्री क्लासीफाई करी जाती हैं रॉ मटेरियल के हिसाब से. एग्रो बेस्ड, कॉटन. फर्स्ट इसमें दिया है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसका रॉ मटेरियल हमें एग्रीकल्चर की साइड से मिलता है. वो है कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल. ये सारी चीज़ें हमें एग्रीकल्चर के थ्रू मिलती हैं. मिनरल बेस्ड एक होती है मिनरल बेस्ड, आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स, जिसमें ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही है तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है. अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल. अब दूसरे तरीके से क्लासीफाई करते हैं कि इनका रोल क्या है. Basic or key industries are those which supply their product as raw material to manufacture other good. Example, iron and steel and copper smelting, aluminium smelting. कुछ इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो प्रोडक्ट बनाती हैं ऐसे जो एज अ रॉ मटेरियल किसी और इंडस्ट्री में किसी और काम में यूज़ होती हैं. ठीक है, तो वो जो होती है बेसिक और की इंडस्ट्रीज कहलाती हैं. और इन्हीं का सेकेंड पार्ट है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़. ये वो इंडस्ट्रीज़ है जो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो हम कंज्यूम करते हैं, जो हम यूज़ करते हैं. पहले जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ थी वो ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जो हम यूज़ नहीं कर सकते. उसको यूज़ करके हमें कोई और प्रोडक्ट जब तक हम नहीं बनाएंगे तो एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं बनेगा. बट कंज्यूमर इंडस्ट्री वो होती हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं. जैसे शुगर जो है वो आप यूज़ करते हो, टूथपेस्ट है आप उसे फर्दर इम्प्रूव नहीं करते हो, पेपर आपके लिए काफ़ी है, सुइंग मशीन, फैंस एक्सेट्रा. ये फिनिश प्रोडक्ट्स बनाती हैं एकदम जिसको इंसान यूज़ कर सके, रेडी टू यूज़. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है एक इंडस्ट्री में, कितना कैपिटल यूज़ हो रहा है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में. अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द असेट्स ऑफ अ यूनिट. दिस लिमिट हैज़ चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़. मैक्सिमम आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? 1 करोड़. एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कितना इन्वेस्ट कर सकती है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? तो ₹1 करोड़ हो चुका है, पहले कम था. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप की कौन ओन कर रहा है? प्राइवेट है, पब्लिक है, मिक्स है, जॉइंट वेंचर है, कोऑपरेटिव है. तो पब्लिक सेक्टर ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज. जो पब्लिक होंगी वो उसे गवर्नमेंट ओन करेगी. इसके एग्जाम्पल हो गए BHEL, SAIL एक्सेट्रा. ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ हैं. फिर है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. इसे या तो कोई अकेला कोई पर्सन ओन करता है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सनस मिलके ओन करते हैं. उसके एग्जांपल है टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा. जॉइंट वेंचर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. इसमें जो है स्टेट या गवर्नमेंट भी होती है साथ में शामिल और प्राइवेट भी होता है, दोनों का मिक्सचर होता है. एग्जाम्पल है इसका ऑयल इंडिया लिमिटेड इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर. देन कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. इसे कौन ओन करता है? प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं. वर्कर्स और बोथ दोनों मिलके. दे pool in the resources and share the profit or losses proportionately. Such examples are the sugar industries in Maharashtra, the coir industries in Kerala. Based on the bulk and weight of raw material and finished good. इसमें वेट आ गया. अब वेट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते हैं. हैवी इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील, जिसमें हैवी
रॉ मटेरियल यूज़ होता है या हैवी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है। लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज़ लाइट रॉ मटेरियल एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्रीज। ओके, here the activity is given to you. If you want, then you can try to do this. This is very easy. You have to classify the following into two groups on the basis of bulk and weight of raw material and finished goods. आपको खुद पता है कौन सी चीज़ का वेट कितना है, लाइट वेट क्या है और हैवी वेट क्या है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ देखते हैं हम डिटेल में। कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल एटसेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। इन सारी इंडस्ट्री को जो है रॉ मटेरियल कहाँ से चाहिए, एग्रीकल्चर से चाहिए। फाइबर प्रोडक्शन कैसे होगा, पहले क्या चाहिए, रॉ फाइबर, उसके बाद फाइबर प्रोडक्शन होगा, फिर स्पिनिंग करी जाएगी, फिर वीविंग होगी। स्पिनिंग किससे होती है, यार्न के थ्रू होती है। वीविंग एंड निटिंग किससे होती है, फैब्रिक से होती है। डाइंग एंड फिनिशिंग गारमेंट्स की होती है, और गारमेंट मैन्युफैक्चर होते हैं, और उसके बाद फिर वही प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये आपको जो दिया हुआ है वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑक्यूपाइज यूनिक पोजिशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, employment generation and foreign exchange earning. It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain, that is from raw material to the highest value added product. Yes, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में, और इकनॉमी को भी बूस्ट अप करती है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी बड़ा मतलब ज़्यादा होता है यहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है लोगों को, और फॉरेन एक्सचेंज भी आता है एक्सपोर्ट के थ्रू। ये एक अकेली ऐसी इंडस्ट्री है जो सेल्फ रिलायंट है, जो सारी चीज़ें खुद ही बनाती है। पहले ये धागा बनाएगी, फिर ये कपड़ा बनाएगी, और डिफरेंट तरीके के कपड़े बनते हैं। कुछ टेक्सटाइल जो होती हैं, या कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कॉटन बनाएंगी, कुछ सिल्क इसमें दिया हुआ है सब पार्ट्स, जैसे कॉटन टेक्सटाइल का दिया हुआ है सब। In ancient India, cotton textile were produced with hand spinning and handloom weaving technique. पुराना जो हमारा इंडिया था पहले ज़माने का, वहाँ पर क्या होता था, कॉटन टेक्सटाइल कैसे प्रोड्यूस होता था, कॉटन का कपड़ा हैंड स्पिन करके, जिसे हम चरखा कहते थे, जो गांधी जी भी चलाया करते थे। तो वो हैंड स्पिन करके हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स जो भी यूज़ होती थी उसमें, उससे हमारे यहाँ टेक्सटाइल प्रोड्यूस होती थी। आफ्टर द 18th century, पावर लूम्स केम इनटू यूज़। Our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill-made cloth from England. तो 18th century में क्या हो गया, पावर लूम्स आ गए और बाहर की कंट्रीज़ भी आ गई थी, तो वो जो बनाती थी मिल, उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा थी, तो मिल में बनता था ना कपड़ा इंग्लैंड से जो आता था, और हमारा कपड़ा हम लोग बनाते थे चरखे पे। तो बहुत ज़्यादा परेशानी फेस हुई उस टाइम पर लोगों को, क्योंकि फिर जो है आप compete नहीं कर पा रहे थे। और इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। The two world wars were fought in Europe. India was a British colony. There was a demand for cloth in UK, hence they gave a boost to the development of the cotton textile industry. In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. अर्ली ईयर्स में क्या होता था कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी उसका कंसंट्रेशन क्या था कि कॉटन को ग्रो करा जाए, कहाँ पर, बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात में। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, मार्केट ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग accessible port facilities, labor, moist climate etc. contributed toward its localization. क्यों चूज़ करा गया कि ये प्रोडक्शन जो है महाराष्ट्र और गुजरात में हो, क्योंकि वहाँ पे रॉ कॉटन आराम से मिल रही थी, मार्केट भी अच्छी थी, ट्रांसपोर्ट के लिए भी हेल्प थी, और जो है सारी फैक्टर्स जब मिल रहे थे, और ऑब्वियसली वहाँ पे सी है, उसके थ्रू आप इजीली एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, तो इसलिए वो दोनों जगह चूज़ करी गई थी, महाराष्ट्र और गुजरात को। द इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड अ लिविंग टू द फार्मर। अब इस इंडस्ट्री का लिंक, क्योंकि एग्रो बेस्ड है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो फार्मर्स से भी है। कॉटन बॉल प्लकर्स, क्योंकि वहाँ पे फिर उन लोगों को भी काम मिलेगा। कॉटन बॉल प्लकर्स एंड वर्कर्स इंगेज्ड इन गाइनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, स्यूइंग, कितने स्टेप्स हैं इस एक इंडस्ट्री के अंदर, तो कितने लोगों को ढेर सारा एम्प्लॉयमेंट दे रही है ये इंडस्ट्री।
The industry by creating demand support many other industries such as chemical and dyes, packaging materials and engineering works. और ये और इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट दे रही है साथ साथ, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, दैट्स गुड। और इंडस्ट्री में भी जो है हेल्प कर रही है, उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रही है, वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा। While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. स्पिनिंग जो थी वो मेनली कहाँ महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में हुई, बट वीविंग जो थी वो डिसेंट्रलाइज कर दी गई, अलग अलग जगहों पे बांट दी गई कि जितने भी लोग हैं उनके अंदर भी तो भाई टैलेंट था या उन लोगों को भी आता था, तो और बाकी पार्ट्स में भी जो है लोगों को वर्क मिलना चाहिए। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। इंडिया में स्पिनिंग का प्रोडक्शन जो है वो सबसे बेस्ट है, बट वीविंग का थोड़ा वीक है क्योंकि जो क्वालिटी फैब्रिक की वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, यार्न अच्छा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है कंट्री में। वीविंग इज़ डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। द हैंड स्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। और खादी जो है लोग जो हाथ का मैंने बताया चरखा भी यूज़ करते हैं और कॉटेज इंडस्ट्रीज से वर्क करते हैं। Why did महात्मा गांधी lay emphasize on spinning yarn and weaving खादी? महात्मा गांधी ने इतना स्ट्रेस क्यों दिया कि आप स्पिन करो यार्न को, वीव करो खादी को? Why is it important for a country to keep the mill sector loomage lower than power loom and headloom? और ये भी हमारे लिए क्यों ज़रूरी था कि हम अपनी कंट्री में मिल सेक्टर में लूमेज को लोअर रखें पावर लूम और हैंडलूम से? ये पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आई थिंक इनफ। आप ये पढ़िए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड व्हेन यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल नाउ, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।